नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 7वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा। हमें लोकसभा से जुड़ा हुआ अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ कृति मिश्रा भी जुड़ेंगी जो हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाली हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से आरएसपी सांसद NK प्रेमचंद्रन जी, आपका स्वागत है। वर्ष पत्रकार राकेश शुक्ला भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे संसद के आज के एजेंडे को लेकर सभी मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज केंद्रीय बजट के दूसरे प्रक्रम के अंतर्गत 3 मंत्रालयों रेल, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज और जनजातीय कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। साथ ही साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर होगी सामान्य चर्चा। राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर शुरू ही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वस्त्र और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के कामकाज पर भी होगी उच्च सदन में चर्चा। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे कई अहम प्रश्न। शून्यकाल के दौरान सांसद उठाएंगे लोकहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे। चर्चा शुरू करने से पहले लोकसभा में आज यानी कि बजट सत्र के दूसरे चरण के 7वें दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, उस पर नजर डाल लेते हैं। बजट सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट पर चर्चा की जाती है। इसी क्रम में आज साल 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना कार्यसूची में शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल है। साथ ही साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल है। साथ ही विधेयकों की संभावित सूची में 3 विनियोग विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगी। साथ ही भारी उद्योग राज्य मंत्री कृषि पाल मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन के संबंध में वक्तव्य देंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न और अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समितियों से संबंधी कई अहम प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। सांसद निहाल चंद चौहान प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। साथ ही सांसद राजेश वर्मा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद जुएल ओराम रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद जगदम्बिका पाल ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद PP चौधरी विदेश मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन,
सांसद लोकेट चटर्जी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण, सांसद डॉक्टर शशि थरूर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण और सांसद राकेश सिंह कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सीधा रुख करते हैं पवन कुमार शर्मा अपने सहयोगी का। पवन, मोटे तौर पर हमने बता दिया कि लोकसभा की कार्य सूची में आज क्या कुछ सूचीबद्ध है। बारीक तौर पर अगर जाने की कोशिश करें, क्या कुछ घटित होने वाला है लोकसभा के भीतर आज? प्रतिबिंब, जो दूसरे सप्ताह का पहला दिन था कल, तो व्यवधान रहा संसद में, दोनों सदनों में, जैसा हमने देखा। उम्मीदों पे दुनिया कायम है और आज उम्मीद है कि ये जो दोनों सदनों में कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि समय कम है। ये बजट सेशन है प्रतिबिंब, तो जाहिर तौर पे अलग अलग जो मंत्रालयों के अनुदान मांगे उन पे चर्चा होती है। जब वो बजट पास होता है तो देश की जो वित्तीय हालत है, जब वो सही होगी, सभी मंत्रालयों को जब पैसा मिलेगा तभी वो विकास के कार्य और जो हैं वो पूरे देश में होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बजट रहता है, सेशन रहता है। तो उम्मीद है कि आज से ये शुरू होगा। जहाँ तक लोकसभा में आज की कार्यसूची की बात मैं करूँ तो पेपर ले है, 8 मंत्री जो हैं वो पेपर ले करेंगे आज लोकसभा में। रिपोर्ट्स हैं, जैसा आपने बताया कि 12 मंत्रालयों की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स रहती हैं। देश के जब संसद नहीं चल रही होती है तो ये जो रिपोर्ट्स समितियां जो होती हैं, संसदीय समितियां, उनमें बहुत सिफारिशें करती हैं जन कल्याण के लिए। तो एस्टीमेट से लेकर वेलफेयर ऑफ ओबीसी से लेकर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, तो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े। तो ये रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स रहती है, ये पेश होंगी। और जहाँ तक बात हुई कि कार्यसूची में और क्या है, डिस्कशन है प्रतिबिंब जी, जम्मू कश्मीर का जो बजट पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उसके ऊपर एक तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो अनुदान मांगे हैं जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर, उनके ऊपर भी चर्चा और वोटिंग होनी है। और उसके साथ जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं पिछले 22-23 का जो बजट पेश हुआ था जम्मू कश्मीर को लेकर, उन पे चर्चा है। बड़ी बात यह है प्रतिबिंब जी के महत्वपूर्ण क्यों है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर में है वो धारा 370 खत्म हो गई और 2 यूटी बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद वहाँ पे सरकार नहीं है, कोई चुनी हुई निर्वाचित सरकार नहीं है वहाँ पे कोई। तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर का बजट है प्रतिबिंब जी वो सदन में पेश होता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो बजट है पिछले 3 वर्षों से वो पेश किया जा रहा है संसद में यहाँ पे। और इस बार खास बात ये है कि जो 23-24 का बजट है वो 1,18,500 करोड़ का है जम्मू कश्मीर के लिए। पिछले वर्ष की तुलना में ये 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इसमें जो वहाँ रोजगार सीजन है, जम्मू कश्मीर के जो युवा है उनको रोजगार मिले, उस पर फोकस है। महिला सशक्तिकरण पर फोकस है। सामाजिक सुरक्षा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, उस पे है। और जीडीपी को दोगुना किया जाए जम्मू कश्मीर पे, इस पे फोकस है। पर क्योंकि व्यवधान था संसद में, ये निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया इस बार, तो इस पे चर्चा नहीं हो पाई व्यवधान के कारण पिछले हफ्ते। तो आज अगर उस पर संसद में, लोकसभा में चर्चा होती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पवन जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन, हमारे साथ स्टूडियो में 2 माननीय सांसद भी मौजूद हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे टिप्पणी ले लेते हैं। इस बीच कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के माननीय सांसद। कौशलेंद्र जी, आपका स्वागत है। बात आप ही से शुरू करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट पर चर्चा भी सूचीबद्ध है। बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे को आवंटित बजट पर चर्चा होनी है, क्या कुछ खास बिंदु आपको लगते हैं इस चर्चा के दौरान? देखिए, जब से संसद अभी चला है तब से लगातार बाधित हो रहा है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से माननीय अध्यक्ष जी द्वारा कहा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी भी प्रयास किए, लेकिन अभी तक कायम नहीं हुआ है। लेकिन समय बीतते जा रहा है। मेरा मानना है कि आज सत्ता पक्ष के लोग अगर होते तो हम लोग कोई बात रखते तो अच्छा लगता। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने राहुल गांधी माफ़ी मांगो, उनसे राहुल गांधी जी देश के एक नागरिक हैं, सांसद हैं, कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो नहीं है, उनसे माफ़ी मांगने की बात करते हैं।
दूसरे तरफ से जेपीसी के लिए गठन के लिए लगातार विपक्ष, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद जो चर्चा हुआ उसमें भी जो सांसदों ने प्रश्न रखा माननीय प्रधानमंत्री के बीच में, उसका किसी को उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति में, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 5 साल पर चुनाव होते हैं और चुनाव भी आने वाले हैं, तो जनता एक एक चीज़ देख रही है कि संसद में कौन लोग चलाने देते हैं, कौन लोग नहीं चला रहे हैं, वो सब देख रहे हैं लोग। जी, अगर संसद की कार्रवाई की आपने चलने की बात कही है तो अलग अलग मंत्रालयों को जो आवंटित बजट है उस पर चर्चा होनी है। रेलवे का मैंने जिक्र किया, और रेलवे कहा जाता है भारत में लाइफ लाइन है, और इससे जुड़े हुए तमाम बिंदु हैं जिस पर चर्चा जो है सत्ता पक्ष के माननीय सांसद भी करना चाहते हैं, विपक्ष के माननीय सांसद भी करना चाहते हैं। उसको लेकर कोई बिंदु है आपके दिमाग में? कि हर सांसद को कुछ ना कुछ उम्मीद है कि जब बजट होता है तो माननीय सांसद लोग चर्चा में अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात संसदीय क्षेत्र में जो कमियां रहता है उसको रखते हैं। लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका अगर मिलता तब हम लोग रखते बात। जी, एन.के. प्रेमचंद्रन जी, हमने गाहे बगाहे सुना है इस कार्यक्रम में भी और सदन के भीतर भी कई माननीय सांसदों की ये डिमांड रही है कि जिस तरीके से रेल का बजट अलग से पहले घोषित हुआ करता था, पेश किया जाता था, वैसे ही जो है अलग से पेश किया जाना चाहिए, एक बात। लेकिन इस बार का बजट तो समाहित रूप से हो चुका है। क्या कुछ अंतर आप देखते हैं रेल बजट जो है आम बजट के साथ पेश करना और पहले जब उसको अलग से पेश किया जाता था, क्या अंतर आपको नजर आता है? कौशलेंद्र कुमार जी ने एक बात बोला कि हाउस फंक्शन होना चाहिए, हाउस कंडक्ट करना चाहिए। इसके रेलवे में बहुत बड़ा मामला है एंड सभी संसदीय क्षेत्रों की बात हाउस में उठना चाहिए, इसके साथ उसको रिजोल्व करना भी चाहिए। लेकिन हमको अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिलता है। विपक्ष और सत्तापक्ष, both the government and the opposition is obstructing or disrupting the house. But yesterday आपने देखा हम विपक्ष के साथ, विपक्ष के मेंबर्स कोऑपरेटेड विद द स्पीकर, हमने हमारे सीट में बैठे, लेकिन उसी समय भी गवर्नमेंट के साथ ये डेडलॉक को रिजोल्व करने की कोई श्रम गवर्नमेंट के साथ नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के लीडरशिप के साथ हाउस को डिस्टर्ब करना, एंड ये कितना दिन है, दिस इज अ कंटिन्यूस 7 days. Government is disrupting the proceedings of the House. We have never heard in the history of Indian parliamentary democracy. This is the first time we are seeing continuous disruption of the House by the government. Is never heard of even in the parliamentary democratic system. And that too आपने एक और भी, ये बजट सेशन है। बजट सेशन का पहला फेज वो एक बजट स्पीच, उसका जनरल डिस्कशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत सीरियस डिस्कशन डिमांड्स के साथ होना चाहिए, फिनेंस बिल के साथ होना चाहिए। और रेलवे बजट, आपने एक सवाल पूछा मुझे साथ, एक रेलवे बजट के साथ एनडीए गवर्नमेंट के पहले उसी समय 3 दिन 4 दिन रात दिन डिस्कशन हो रहा था रेलवे बजट के साथ। लेकिन उसको जनरल पॉइंट्स, उसके साथ सभी संसदीय क्षेत्रों की इश्यूज भी उठना, वो सभी सच्चा डिस्कशन था। लेकिन अब रेलवे की डिस्कशन एक दिन, हाफ दिन, उस दिन भी हमको अपॉर्चुनिटी, हमको मौका नहीं मिलेगा, तो क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? मेरा पॉइंट यह है, लास्ट डिस्कशन में भी मैंने बोला कि गवर्नमेंट, इट इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी that the parliament is functioning. Parliament is also part and parcel of the government. So it is the government in total, if you say executive, judiciary, legislature, all these 3 organs should function. Here, judiciary is functioning properly, there are excessive action on the part of the judiciary, and the government executive is also functioning. लेकिन पार्लियामेंट, द पीपल्स वॉइस, विल ऑफ द पीपल, वो साइलेंट है, कुछ नहीं ट्रांसलेट करता है। उसी दिन इतना दिन हमको नष्ट हो गया। उसके साथ गवर्नमेंट को इनिशिएट करना टू रिजोल्व द डेडलॉक। लेकिन गवर्नमेंट ने से कौशलेंद्र कुमार जी सही बात बोला कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी को अपॉर्चुनिटी दे दो, उसको
चार मिनिस्टर्स एलिगेशन दिया, राहुल गांधी के साथ एलिगेशन दिया। उन्होंने लंदन में एक भाषण दिया, उसी भाषण देश विरुद्ध भाषण है, एंटी इंडिया कैंपेन है। उसको क्या राहुल गांधी को बोलना का एक्सप्लेनेशन को भी समय देना चाहिए, वो समय अपॉर्चुनिटी देना चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपने प्रिविलेज और क्या है आप सब रूल के साथ आपने अपने प्रोसीडिंग्स ले लो। इधर क्या कर रहे हैं, डिसरप्टिंग द हाउस बाय द गवर्नमेंट, वी हैव नेवर सीन। इसलिए मैंने गवर्नमेंट के साथ इसी माध्यम से मांगना चाहिए और डिमांड करना चाहिए कि गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव। ऑलवेज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एवरी सेशन, सभी सेशन के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से है, इट इज हाउस इज पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन, डिबेट एंड डिसीजन, सो वी आर रेडी फॉर डिस्कसिंग एनीथिंग। यस, लेट द हाउस रन, लेट अस डिस्कस, वी हैव डिसीजन, वी एंड यू कैन टेक डिसीजन, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बहुत बुरा मामला है। द एंटायर सेशन इज बीइंग वॉश्ड आउट and supplementary demands for grants से जम्मू कश्मीर का बजट है, demands for grants and the general budget, total general budget 44 lakhs crores of rupees। ये हाउस को पास करना, पारित करना चाहिए। 45 lakhs crores of rupees उसको पारित करना चाहिए पार्लियामेंट विदाउट डिस्कशन, बिना डिस्कशन हाउस में दिन में उसको पास करना। ये क्या मैसेज आपने इस पीपल को देना चाहिए। इसलिए मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड इज लेट द हाउस रन, लेट यू स्पीक एनीथिंग, यू टेक एनी डिसीजन, वी हैव द राइट टू डिसीजन, उसको होना चाहिए। यह है मुझे कहना चाहिए। थैंक यू जी। राकेश जी, ये दो बातें हैं, एक तो विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित बजट पर चर्चा होनी है लोकसभा के भीतर, कितने महत्वपूर्ण होती है ये चर्चा, और क्या पहले माफ़ी हो सकती है या फिर उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्या है संसदीय प्रक्रिया? अद्विम जी, संसद दो तरह की चीज़ों से चलता है, एक पद्धति और दूसरा परंपरा। अभी तक हमारे दोनों सांसद बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है लंबे समय से ये संसद में है, मैं भी लंबे समय से संसद को देख रहा हूँ। तो संसद कभी भी सिर्फ नीति से नहीं चलती और संसद कभी भी परंपरा के हिसाब से भी नहीं चल सकती। तो दोनों का जो तालमेल है उसी से संसद चलती है, और उसी के चलते यही संसद, भारत के संसद में रात में 12 बजे तक चर्चा हुई है। नहीं, नियम तो ये है कि आपका 5 से 6 बजे तक संसदीय कार्रवाई खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन सांसदों का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसमें क्या होना चाहिए ये सांसद तय करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि धीरे धीरे वो पद्धतियों में परिवर्तन आ रहा, परिवर्तन ये आ रहा है कि अब संसद के अंदर क्या होना चाहिए पार्टियां तय करने लगी, और जब पार्टियां तय करने लगी तो सांसदों के सामने ये व्यवस्था आ गई है कि वो अपनी बात इस संसद के प्लेटफॉर्म पे खुले मन से नहीं रख पाते, और इसी वजह से हंगामे की स्थितियां पैदा होती, क्योंकि संसद के अंदर का एजेंडा राजनीतिक दल तय करते हैं। और इसकी वजह से हमारे जितने सांसद हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, सभी सांसदों का अपने क्षेत्र के विषयों को जो रखने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा अवसर होता है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे कि संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के तालमेल के बगैर संसद नहीं चलाई जा सकती, और जब दोनों का तालमेल होता है तो इसी जीएसटी पे रात में 12 बजे संसद की कार्रवाई हुई। अभी पिछले दिनों भी किसी चर्चा पे संसदीय कार्रवाई 11 से 12 बजे तक चली, और बल्कि मुझे लगता है उससे ज़्यादा समय तक चली। मूल विषय ये है कि क्या सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर यानी सदन के अंदर फ्रीडम दिया जाएगा। यदि फ्रीडम दिया जाएगा उसी दिन ये हंगामा ख़त्म हो जाएगा। रही बात, देखिए, माफ़ी को लेके, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, और राजनीतिक एजेंडे पे मुझे लगता है वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई चाहता है कि उसका राजनीतिक एजेंडा पूरी तरह से पब्लिक के बीच में जाए, और वही मुझे लगता है एक प्रयास यहाँ पे चल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित बजट पर चर्चा भी सूचीबद्ध है, उस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की संख्या का ब्यौरा भी मांगा जाएगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से भी 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। मंत्रालय से परंपरागत
कृषि विकास योजना के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से जैविक खेती को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। पवन, हमने मोटे तौर पर बता दिया कि कौन से महत्व के प्रश्न आज मंत्रालयों से या मंत्रियों से पूछे जाने हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या स्थिति है प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों की? प्रतिबिंब, पिछले 6 दिनों की बात की जाए तो व्यवधान है, प्रश्नकाल तो चला ही नहीं, शून्यकाल कुछ हुआ ही नहीं कार्रवाई में भी, क्योंकि जो है वो व्यवधान है जैसा हम सभी जानते हैं, तो प्रश्नकाल हुआ नहीं। पर उम्मीद है क्योंकि बजट सेशन है, सारी चीज़ें करनी है, तो सभी सांसदों का, जैसा हमारे सभी मेहमानों ने भी कहा और एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने भी कहा कि हर एक सांसद की इच्छा रहती है कि वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को पूछ पाए, और दबाव भी रहता है प्रतिबिंब जी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का भी दबाव रहता है कि जब उनके बीच में जाएंगे वो, तो वो पूछेंगे कि हमारे सवाल क्यों नहीं पूछे आपने। तो यही चीज़ है कि सभी सांसद चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले। और आज के अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं, लोकसभा की बात करूं तो रूरल डेवलपमेंट से संबंधित 3 प्रश्न हैं, पंचायती राज से 2 प्रश्न हैं, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री से 3 प्रश्न हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े 2 प्रश्न हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े 2 प्रश्न हैं, हैवी इंडस्ट्री से जुड़े 2 प्रश्न हैं, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े 3 प्रश्न, और स्पोर्ट्स से जुड़े 2 प्रश्न हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है जनता से जुड़े प्रश्न। जैसे एक प्रश्न है प्रतिबिंब जी के इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर, रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने पूछा है कि राज्य सरकारें जो इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रही हैं उनके लिए क्या वो अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको लेकर सवाल है, और क्या राज्यों का अनुभव है इसमें, वो उन्होंने पूछा है। तो सीधा जनता से जो परिवहन से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा ही एक सर्वे अंडर स्वामित्व योजना, डॉक्टर मनोज राजौरिया हैं, करौली धौलपुर राजस्थान से सांसद हैं, उन्होंने पूछा है कि स्वामित्व योजना के अंदर जो गांव की मैपिंग हो रही है, जमीन से जुड़ा मामला है, वो कैसे चल रहा है आगे, उसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, नायब सैनी हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद है, उन्होंने सवाल पूछा है प्रॉब्लम फेस्ड बाई पैडी फार्मर्स, ये जो धान बोने वाले जो किसान हैं उनसे जुड़ा प्रश्न है। अनुराग शर्मा है, झांसी से सांसद है, उन्होंने ये पूछा है सवाल। मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर दिलेश्वर कामत जी हैं, सुपौल बिहार से, जेडीयू के सांसद है, उनका सवाल है। और साथ में ही है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, जो कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जिनके ऊपर की विवाद होता रहता है, उनसे लेकर भी सवाल है। ये हैं संजय सदाशिव राव मांडलिक, शिवसेना के सांसद हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। तो ये सारे जनता से जुड़े हुए मामले, और साथ में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़े भी सवाल हैं। तो ये सीधे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर प्रश्नकाल चलता है तो ये जनता के प्रश्न है, और इसका जवाब अगर सरकार की तरफ से मिलता है तो ये जनता के लिए भी अच्छा है, और उससे जो है जनता को भी लगता है कि हमारे मुद्दों को, हमारी समस्याएं हैं उनको सुना जा रहा है, और देश की संसद भी और देश के जो सांसद भी हैं वो भी उनके साथ हैं उनकी समस्याओं में। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन। प्रश्नकाल में कौन से महत्व के प्रश्न किस मंत्रालय से पूछे जाने वाले हैं, इस पर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कौशलेंद्र जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कौन कौन से मंत्रालय से महत्व के प्रश्न पूछे जाने हैं। खेल मंत्रालय से एक महत्व का प्रश्न इसलिए महत्व का हो जाता है कि आमतौर पर हम पहले देखते थे कि शहरों से जुड़े हुए खिलाड़ी ही हमें अलग अलग खेलों में नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में अलग अलग खेलों में खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो खेलों को लेकर गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की रणनीति या फिर योजनाएं सरकार चला रही है, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जाने हैं। कितना महत्व का सवाल है देश के खेल को देखते हुए? देखिए, खेलो इंडिया के कार्यक्रम में हम लोग भी भाग लेते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, वो अच्छी बात है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को मौका भी मिलता है आगे बढ़ने का। अभी मैं बिहार में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि अवार्ड लाओ और नौकरी पाओ। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं रेल मंत्री था अटल जी के समय, तो मैंने ही पहला बार रेलवे में नौकरी खिलाड़ियों को दिया। तो खिलाड़ियों को हौसला बुलंद करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेलो इंडिया के तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो अच्छे कार्यक्रम हैं। काफ़ी बच्चे ग्रामीण इलाके उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे रग्बी का खेल हो, फुटबॉल का हो, हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में बच्चे खूब ध्यान दे रहे हैं, और अच्छी बात है। लेकिन भारत सरकार ने कभी खेल के जो लोग खिलाड़ी हैं
उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई जॉब में जाने का अवसर नहीं दे रहे हैं। कई खिलाड़ी से हमारी बात भी हुई है, तो वो लोग बराबर बोलते हैं कि पहले रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे तो उन्होंने नौकरी दिया है और बिहार में भी वो दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वैसे एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों के अलग अलग क्षेत्र में या फिर विभागों में, सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी दी जाने की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन सवाल तो ये उठता है एन के प्रेमचंद्रन जी, सवाल ये उठता है कि खिलाड़ियों का खेल नौकरी मिलते ही समाप्त हो जाता था। भारत एक खेल शक्ति के रूप में उस वजह से उभर कर सामने नहीं आता था। भारत एक खेल शक्ति, वैश्विक शक्ति बने, उसका जो प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अलग अलग खेल आयोजन किए जा रहे हैं। मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है, उसको लेकर क्या कुछ किया जाना और अभी बाकी है, ये एक यक्ष प्रश्न है। तो खेलो इंडिया एक अच्छी कार्यक्रम है, कोई नो डाउट अबाउट इट। लेकिन खेलो इंडिया के ये बात इम्पोर्टेंस से हम डिस्कस करना है वो कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की आइडेंटिफाई कर, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। हमको अच्छी तरह मालूम कि मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन्स और खिलाड़ियों ग्रामीण क्षेत्र में है, वो अपना अपना परिश्रम से उन्नत स्थान से और हाईएस्ट लेवल दे हैव कम। सो आइडेंटिफाइंग द टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द रूरल एरिया इज द नीड ऑफ द आवर। खेलो इंडिया कार्यक्रम उसी लक्ष्य से और उसी दौत्य से ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आगे। लेकिन कौशलेंद्र कुमार जी ने एक बात बोला, नौकरी के लिए स्पोर्ट्स, वो अच्छी बात नहीं है। नौकरी देना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको स्कॉलरशिप देना चाहिए, उसको नरिशमेंट, सभी सब्सिडी सब देना चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए है, स्पोर्ट्स नौकरी के लिए है। तो नौकरी मिलने के बाद कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद उस स्पोर्ट्स फील्ड में भी वो आउट करता है। इसलिए स्पोर्ट्स के लिए डेलिबरेट अटेम्प्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ डेलिबरेट अटेम्प्ट होना चाहिए टू डेवलप द स्पोर्ट्स, टू प्रमोट द स्पोर्ट्स। कैसा प्रमोट करना, पैसा डेवलप करना, दोस्त टैलेंटेड पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना, उसको इंटरनेशनल लेवल कोचिंग भी देना, उस कोचिंग के साथ उसको सभी सपोर्ट करना, नौकरी देना और सभी सपोर्ट करना। उसके साथ उसको उस फील्ड में भी रहना चाहिए, उस फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन हियर हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव ये है कि स्पोर्ट्स के बाद कुछ नौकरी मिलेगा, रेलवे में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में और सब कंपनी में नौकरी मिलने के बाद उसको स्पोर्ट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसको नेक्स्ट जनरेशन को कोचिंग देने के लिए और उस फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है। इसलिए उस स्पोर्ट्स पर्सन को उसी फील्ड में यूटिलाइज करना चाहिए एंड दैट वी हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन। जी आपको सबको जानता है कि चाइना, जापान, अमेरिका उसी 10 साल के पहले, 15 साल के पहले टैलेंटेड स्पोर्ट्स चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करता है, उसको ट्रेन करता है, उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग देता है, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन बिल्ड करता है। उसी तरह प्लानिंग होना चाहिए। नेक्स्ट ओलंपिक्स के इस समय नहीं है, उसका पहला भी होना चाहिए। अच्छी तरह साइंटिफिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द स्पोर्ट्स इज होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे छात्र छात्राओं को खेल का अधिकार तो मिले, वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। राकेश शुक्ला जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की जाती है खेलों के संदर्भ में तो बड़े बड़े स्टेडियम बनाने का जिक्र आता है, लेकिन जो मैदान है वो कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं। जब बचपन में मैदान ही उपलब्ध नहीं होंगे तो इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ क्या हम लोग उठा पाएंगे? प्रतिबिंब जी, हम लोगों का जो बचपन से ही ये मानस बनाया जाता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो हमें बचपन से ही बताया जाता है कि साहब पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई का मूल आधार होता है रोजगार, और खेल खेलने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा और आने वाले समय में आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। तो आप देखिए कि इसके पहले जो स्थितियाँ थी, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, आपने कई वीडियो भी देखे होंगे, कई समाचार पत्रों में भी खबरें आई कि जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो छोटी सी दुकान खोल के और काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये मिथक टूट रहा है और भारत सरकार की तरफ से जो एक प्रयास किया जा रहा है कि भाई इनके परिवार के भरण पोषण और इनको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए
एक नौकरी देना आवश्यक है, क्योंकि यदि इनको नौकरी नहीं दी जाएगी तो ये खेल की तरफ कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएगा। कारण यही है कि लोगों का खेल से अरुचि होने का, खेल के प्रति उनका रुचि रहता है, लेकिन वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं होने के कारण लोग खेल में नहीं जाते और ये मिथक टूट रहा है। और पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से आप देखेंगे तो जिस तरीके से दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों ने डंका बजाया है, या अपने यहाँ भारत में पदकों की जिस तरीके से वर्षा हो रही है, वो साबित कर रहा है कि भारत खेल की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को चुनौती दे रहा है। जी जी, और भी अलग अलग मंत्रालय से महत्व के प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर भी समय मिलेगा तो हम चाहेंगे कि कुछ प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर शुरू ही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही 2 अन्य मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के कार्य पर चर्चा किया जाना भी सूचीबद्ध है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। साथ ही सदन के पटल पर अहम पत्र भी रखे जाना कार्यसूची में शामिल है। सांसद राम शक्ल को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी आज दी जाएंगी। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा की सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन, सांसद विजय पाल सिंह तोमर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, डॉक्टर अनिल जैन रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण, सांसद दीपक प्रकाश कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, डॉक्टर अशोक वाजपेयी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद जया बच्चन विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन और सांसद कुमार केतकर आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण पेश करने वाले हैं। सीधा रुख करते हैं कृति मिश्रा की तरफ, हमारी सहयोगी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। मोटे तौर पर मैंने बता दिया कृति, क्या कुछ सूचीबद्ध है राज्यसभा की कार्रवाई में, बारीक तौर पर अगर हम जानने की कोशिश करें और क्या कुछ खास होने वाला है राज्यसभा के भीतर? जी हाँ प्रतिबिंब, जैसा कि आपने बताया कि राज्यसभा में फॉर्मल बिजनेस है जहां पर पेपर्स ले किए जाएंगे। इसके अलावा जो कमेटी रिपोर्ट्स हैं वो भी ले की जाएंगी सदन के पटल पर। लेकिन उसके अलावा अगर हम बाकी बिजनेस की बात करें तो देखिए बजट सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण होता है जहां पर डिस्कशन होता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो देखिए वहां पर प्रोविजन एंड डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सभी मंत्रालयों के उसको डिस्कस करने के लिए, उसको पास करने के लिए। लेकिन राज्यसभा में जो वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज है उस पर डिस्कशन होता है बजट सत्र के दूसरे भाग में। और अगर हम आज लिस्टेड एजेंडा की बात करें तो 3 बेहद अहम मंत्रालय हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर इस बार की बजट की बात करें तो बहुत ज़्यादा आवंटन किया गया है क्योंकि फोकस है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया सेंटर्स बनाए जाएं ताकि जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाए। जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड जॉब्स हैं उसमें क्या स्किल सेट चाहिए उसके लिए। इसके साथ साथ डिजिटल स्किलशिप और एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स की भी बात की गई है इस बार बजट में, तो उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। दूसरा मंत्रालय जो बेहद महत्वपूर्ण है वो टेक्सटाइल मंत्रालय है। देखिए लगातार सरकार कहती आई है कि टेक्सटाइल में जो क्लस्टर अप्रोच है, यानी कि जो जगह है अगर उसका कोई स्पेसिफिक टेक्सटाइल में कोई काम है, कोई स्पेशलाइजेशन है, तो उसके लिए क्लस्टर अप्रोच की बात की गई है। और अगर हम एलोकेशन की बात करें तो 4,000 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन इस बार के बजट में है। साथ ही साथ तीसरे मंत्रालय की अगर हम बात करें तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज इस बार के बजट में सबसे बड़ा एलोकेशन किया गया है इस मंत्रालय के लिए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा है। तकरीबन 4,000 करोड़ से ज़्यादा का इस बार एलोकेशन किया गया है क्योंकि सरकार लगातार बोलती आई है कि ब्लू इकोनॉमी पर उसका बहुत फोकस है। ब्लू इकोनॉमी, कोस्टल इकोनॉमी, उससे जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, इनकम जनरेशन हो सकता है, उस पर सरकार उसका लगातार फोकस है। इसलिए 3 बेहद अहम मंत्रालय हैं जिनकी वर्किंग पर डिस्कशन लिस्टेड है राज्यसभा में। इसके अलावा जैसा कि आपने पहले भी बताया कि लगातार हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध है। सत्ता पक्ष मांग कर रही है, कांग्रेस के एक सांसद हैं, उनका एक वक्तव्य है लंदन में, उसके लिए माफी के लिए। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो जेपीसी की डिमांड कर रही है, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। चेयरमैन लगातार कहते आए राज्यसभा में कि राज्यसभा डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन
उसका एक मंच होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रप्शन का। तो देखिए, हमने ये भी देखा है कि ऑपोजिशन भी अपनी रणनीति लगातार बनाती आई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मीटिंग करते आए हैं लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ। इसके अलावा चेयरमैन ने भी लगातार बीएसी में ये बात की गई है, कही है, सबके सामने रखी है कि अगर नियम अनुसार कोई भी चर्चा चाहता है विपक्ष, वो नियम अनुसार सभी मुद्दों को सदन में उठाने के लिए परमिशन देंगे। लेकिन अब देखना है कि अगर सदन की कार्रवाई की बात करें, कृति, सदन की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल बड़ा महत्व रखता है और प्रश्नकाल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न होंगे उस पर भी हम आपसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम बता देते हैं पहले कि राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आज 7 सवाल पूछे जाने हैं। इन सवालों में एक सवाल NPCDCS यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर के तहत लाभान्वित हुए कैंसर रोगियों के बारे में पूछा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से सरकार से सरकारी अस्पतालों में कैंसर से पीड़ित लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्रदान करने से जुड़ा ब्यौरा मांगा जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय से देश में चिकित्सा पर्यटन को बेहतर बनाने से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा जाना है। आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से भी प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल के माध्यम से सांसद और शहर से जुड़ा प्रश्न करेंगे, जिसमें तमिलनाडु सहित देश में घरों और गलियों में सोलर लाइटों को उपलब्ध कराने और सौर शहरों की स्थापना करने की योजना की जानकारी मांगी गई है। कृति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कृति, यहां पर हमने मोटे तौर पर बता दिए कुछ मुख्य प्रश्न, इसके अतिरिक्त और कौन से सवाल पूछे जाने हैं? जी हाँ, देखिए प्रतिबिंब, अगर आज हम मंत्रालयों की बात करें तो आयुष मंत्रालय, केमिकल फर्टिलाइजर, हेल्थ, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज और साथ ही साथ जो पावर मिनिस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी है उससे संबंधित सवाल आज लिस्टेड हैं। उच्च सदन की अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा, कैंसर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल इस पर पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, आईबीसी जो रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, उसके तहत एनसीएलटी में लगातार जो केसेस लिए जा रहे हैं उस पर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि किस तरह से एनसीएलटी में सक्सेसफुल हुए हैं ये केसेस और क्रेडिटर्स को अपना पैसा मिला है या फिर नहीं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। देखिए प्रतिबिंब, भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा हब बनकर उभरा है, तो उससे रिलेटेड भी ये संबंधित ये सवाल पूछा जाएगा। और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या एक्सक्लूसिव हम हॉस्पिटल्स देश में दे रहे हैं, इससे संबंधित भी सवाल पूछा जाएगा। तो कहा जा सकता है बेहद अहम सवाल आज लिस्टेड हैं पूछे जाने के लिए उच्च सदन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृति, बारीकी से बताने के लिए कि प्रश्नकाल में कौन कौन से महत्व के प्रश्न आज राज्यसभा के भीतर पूछे जाने हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कौशलेंद्र जी, यूं तो ये प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की फहरिस्त थी, लेकिन अगर फिर भी बात करें, यहाँ पर बात की गई मेडिकल टूरिज्म हब बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना काल एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था पूरे देश के लिए। सरकार ने उस चुनौती को, चैलेंज को स्वीकार किया और भारत को मेडिकल के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में और फार्मा के क्षेत्र में एक ताकत बनाकर सामने लाने का प्रयास किया गया। अब मेडिकल टूरिज्म को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सार्थक हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, आज हम बिहार से आते हैं। बिहार में काफ़ी उम्मीद है टूरिज्म का। मैं जहाँ से सांसद हूँ, नालंदा से, वहाँ भी काफ़ी टूरिज्म का हब हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने राजगीर को डेवलपमेंट के लिए कई चीज़ वहाँ पर दिए हैं। जूस सुपारी, ब्रिज, ग्लास ब्रिज और कई चीज़ वहाँ डेवलप करके उन्होंने, और देखा, अभी तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी लाखों लोग रोज आते हैं। ये बहुत बड़ी संभावना है, यह देश के लिए अच्छी बात है और सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जो राज्य सरकारें होती हैं उनको और ज़्यादा ध्यान देने की होती है। जी। इसलिए कि सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार को होता है। कल मैं देख रहा था अपने ज़िले में, राजगीर में, कि एक विदेशी पर्यटक को पैसा बैग में छूट गया, तो वहाँ के पुलिस ने उसको एक दिन बाद खोज खाज के उसको लौटाया। तो काफ़ी सराहनीय बात है कि राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार करे और भारत सरकार की जो जिम्मेवारी है कैसे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आवे, इसके लिए भारत सरकार भी प्रयास करे
और मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है। आज देश और दुनिया में पहले सबसे ज़्यादा पर्यटक हम देखते थे गोवा में जाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हुआ है और मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत है और डेवलप करने का। लेकिन जो हर क्षेत्र में चर्चा होनी चाहिए सदन में, उस पर हम लोग आज लगता था कि जब हम लोग यहाँ आए हैं तो कोई सांसद सत्ता पक्ष के होते तो हम लोग इस बात को रखते कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी को इस विचार करना चाहिए कि लगातार हम लोग जो बाधित हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जी जी, एन.के. प्रेमचंद्रन जी, यहाँ पर बात चल रही है मेडिकल टूरिज्म हब बनाने को लेकर। इसमें आयुष का कितना बड़ा रोल हो सकता है? हमारी जो पारंपरिक औषधि पद्धति है वो कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है मेडिकल टूरिज्म की, अगर बात की जाए तो? मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा मामला है। उसको अभी तक भारत, हमारा राष्ट्र अभी तक वो अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं। इसलिए मेरा एक मुद्दा है कि आयुर्वेद और पारंपरिक औषधि स्थान और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे बाय विच द ग्लोबली मेडिकल टूरिज्म कैन बी डेवलप्ड इन इंडिया। आप सबको मालूम कि हमारा राष्ट्र भारत is being considered as the pharmacy of the world. Pharmaceutical manufacturing, India is having a very pivotal role and having a very good position in the world. लेकिन हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट के बाद हम पिछले हैं, हमारा स्थान बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट को भी अच्छी तरह डेवलप करना चाहिए, अच्छी तरह वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होना चाहिए। उस हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट में सिग्निफिकेंस होना चाहिए ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन और द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदिक, एंड ऑल दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव टू बी प्रमोटेड सो एज टू अट्रैक्ट द टूरिज्म। मैं केरला राज्य से आ रहा हूँ। केरल में आयुर्वेदिक टूरिज्म इज नाउ इन ए बिग पोटेंशियल। हमको एक बिग पोटेंशियल मिलता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन नेवर बी डाइल्यूटेड। नाउ इन द नेम ऑफ मेडिकल टूरिज्म के बाद उसको भी डायलूट करता है, वो भी अच्छा नहीं है कि सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम की वैल्यू, इसकी मूल्य नष्ट हो रहा है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। रेगुलेटेड मेडिकल टूरिज्म इज हाईली एसेंशियल सो एज टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम आउटसाइड। इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर वी आर हैविंग ए वेरी गुड प्लेस, इसलिए ट्रीटमेंट के साथ भी गिविंग मोर इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस टू द आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, definitely India can develop in the field of medical tourism and India can be a hub of medical tourism. जी, इसके अलावा राकेश शुक्ला जी, राज्यसभा के भीतर की बात करें तो आज अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा सूचीबद्ध है, जिसमें कौशल विकास और उद्यमशीलता पर भी चर्चा होनी है। कितनी महत्व की चर्चा हो सकती है ये? भारत सरकार की तरफ से स्किल पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और उनका सरकार का शायद ये सोचना है कि हमारे यहाँ जो 10वीं 12वीं यानी कि आपके जो स्कूली एजुकेशन के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि वो किसी तकनीकी क्षेत्र में जाएं, तो उनके लिए एक बड़ा रास्ता तैयार होगा। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कामगार हैं, चाहे वो मिस्त्री हों, चाहे वो ड्राइवर हों, ये कामगारों की संख्या, यानी कि कहना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र का जो एक बड़ा वर्ग है, उस असंगठित क्षेत्र के वर्ग को स्किल से यानी पूरी तरह से कौशल, अपने कार्य में कौशल उपलब्धि प्राप्त हो, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से ये कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर खोला गया और कोशिश ये हो रही है कि वहाँ के स्थानीय सांसद, जिला प्रशासन, ये दोनों मिल के ऐसे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएं। जहाँ तक मुझे पता है, अब कुछ चेंज हुआ हो नियम तो मैं नहीं कह सकता, कि पिछले समय पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की तरफ से ये कहा गया कि देश में जो ड्राइवर हैं उन ड्राइवरों को ट्रेंड किया जाए और 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग चलाए स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास मंत्रालय, और उसका जो ड्राइवर 2 महीने ट्रेनिंग लेगा उस दौरान उसके वेतन का भुगतान सड़क परिवहन मंत्रालय करेगा। तो आप ट्रेंड भी होंगे और आपके रोजगार पे भी बाधा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी पहल थी और स्किल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की पहल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जी, अगर बात करें एन.के. प्रेमचंद्रन जी, प्रश्नकाल के दौरान अगर लोकसभा की बात करें तो ई व्हीकल को लेकर भी आज प्रश्न पूछा जाने वाला है। ई व्हीकल की जो
केंद्र सरकार की गति है, उसका केंद्र सरकार का बहुत जोर और ध्यान है ई व्हीकल के विकास को लेकर, विस्तार को लेकर, लेकिन गति को लेकर क्या कुछ कहना है अगर ई व्हीकल की बात की जाए तो? नो, ई व्हीकल इट्स अ रेवोल्यूशन है। हम ई व्हीकल को ट्रांसफॉर्म करना एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हमारा कमिटमेंट इन द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, आप सबको जानता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटमेंट दिया को कार्बन एमिशन को ख़त्म करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए हम ई व्हीकल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। नितिन गडकरी जी द मिनिस्टर ने अच्छी तरह उसमें हम काम कर रहे हैं। आप सबको जानता हूँ कि सब्सिडी मिलता है, ई व्हीकल को सब्सिडी मिलता है, उसको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। इसी तरह ई व्हीकल ट्रांसफॉर्मेशन ये अच्छी बात है। आप हमको जानता है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए के भी वो अच्छी रिजल्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। एंड नितिन गडकरी जी ने कल सभी दिनों में उन्होंने प्रस्ताव किया कि बाई आफ्टर 5 और 10 ईयर्स, 10 साल के बाद हमको ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल को यूज़ करने को लिमिट करेगा, उसको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टू ई व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और बाय वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। इट विल बी अ वेल एंड गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया because one of the major chunk of our foreign exchange earning, we are missing the foreign exchange only because of the import of oil, and thereby we are losing our money. So it's a very good idea. It's a very revolutionary thing India going to take place, in which Nitin Gadkari ji, he is playing a very important role, and I would like to place it on record the appreciation for the wonderful work being done by और ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इन दिस रेस्पेक्ट। चलिए, आपने एन के प्रेमचंद्रन जी हमेशा की तरह संसद की कार्रवाई से जुड़े हर बिंदु पर प्रकाश डाला और बहुत विस्तार से हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों माननीय सांसदों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है, और राकेश शुक्ला जी, आप कार्रवाई को कवर करने के लिए जाएंगे। आपने भी समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद रवनीत सिंह भारी उद्योग मंत्रालय से ई बसों की तैनाती से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जुगल किशोर शर्मा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के हितधारकों से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रसार भारती तथा हिंदुस्तान समाचार संबंधी सौदे से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। सांसद डीएम कथीर आनंद पंचायती राज मंत्रालय से तमिलनाडु में पंचायतों का विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पंचायती राज मंत्रालय से स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद नायब सिंह सैनी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद लावू श्री कृष्णा देवरायलू गृह मंत्रालय से आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद संजय सदाशिवराव मांडलिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आपत्तिजनक विज्ञापन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने ग्रामीण विकास मंत्रालय से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद राम मोहन नायडू किंजरापू युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से ओलंपिक तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद अनुराग शर्मा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से धान की फसलों की खेती करने वाले किसानों के समक्ष समस्याओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद उन्मेष भैया साहेब पाटिल भारी उद्योग मंत्रालय से इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण पर लगने वाली लागत से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सैयद इम्तियाज जलील
सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रेस सूचना ब्यूरो में तथ्य जांच स्कंद से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राजवीर सिंह राजू भैया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से PMFME योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद MVV सत्यनारायण मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मछली उतरान केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद दिलेश्वर कामैत ग्रामीण विकास मंत्रालय से बिहार में मनरेगा तथा PMGSY से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मत्स्य पालन से संबंधित बीमा योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद संजय भाटिया ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद धनुष M कुमार मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्यकीय तथा जल कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में आयुष रसायन और उर्वरक कॉर्पोरेट कार्य वित्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विद्युत मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। सांसद तिरुचि शिवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद ब्रजलाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कैंसर से होने वाली मौतों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनन्य रूप से अस्पताल खोले जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। निरंजन बिशी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से NPCDCM के तहत लाभान्वित हुए कैंसर रोगियों से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में हाइपोथायरॉयडिज्म के मामलों में तीव्र वृद्धि होने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद M षणमुगम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सौर शहर से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से खाद्य और परीक्षण प्रयोगशालाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर L हनुमंतया वित्त मंत्रालय से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऋण लिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार वित्त मंत्रालय से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऋण लिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद KC वेणुगोपाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से FACT का पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद KRN राजेश कुमार रसायन और उर्वरक मंत्रालय से FCIL और HFCL की उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद संजय सिंह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से NCLT में लंबित मामलों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल जैन विद्युत मंत्रालय से पावर बैंक अप स्टोरेज सुविधा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद शांता क्षत्रे आयुष मंत्रालय से दार्जिलिंग हिल्स में राष्ट्रीय आयुष केंद्रों के ब्यौरे से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।